हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज के सेशन में। थोड़ा उसके बाद एनिमल रिप्रोडक्शन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लांट रिप्रोडक्शन, और इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां से आप देखिएगा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसके क्वेश्चंस आप निकालेंगे तो बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। हमारे साथ संदीप कुमार हैं, जय श्री राम, संदीप साहब, साहिल साहब हमारे साथ हैं, राधे राधे। हमारे पहले संदीप साहब रक्सौल बिहार से हमारे साथ हैं, अभिषेक ठाकुर, सुप्रीत यादव हमारे साथ हैं, राधे राधे सुप्रीत साहब। अभिषेक साहू का 40 में से 37 मार्क्स है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 20 वाला वीडियो एक बार चेक करना, क्लास नंबर 20 वो नहीं चल रहा है। देखो बच्चे कह रहे हैं, संदीप कह रहे हैं कि 20 वाली क्लास नहीं चल रही है। अभी चेक करवाते हैं बच्चे, उसमें क्या इशू है। हर हर महादेव निशांत साहब, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? गुड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्लांट का प्रजनन अंग क्या है, पौधे का प्रजनन अंग क्या है, तो आप कहिएगा सर पुष्प। पुष्प जो होते हैं वो पौधों के क्या होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प का मतलब क्या है, फूल, है ना, फूल, है ना, फूल। और पुष्प जो है वो पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्रजनन अंग है। अब देखिए, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बॉटनी का पोर्शन है, और बॉटनी का पोर्शन जूलॉजी से थोड़ा टफ होता है। दूसरा इसलिए भी टफ है कि भाई आपने कभी फूलों को इस नजरिए से देखा नहीं। फूल को हमेशा आपने इस तरह से देखा है, फूल को हमेशा आपने इस तरह से देखा है। देखें, ये क्लास नंबर 20 है, क्लास नंबर 20 एक्सक्रीशन पार्ट 2 है ना बच्चे, ये तो चल रहा है, देखो सही चल रहा है ये। एक बार पूरा चेक करना सर। लीजिए, मैंने क्या कहा आपसे कि फूलों को कभी आपने इस नजरिए से देखा नहीं। हमेशा फूलों को ऐसे देखा है कि फूल आहिस्ता फेंको, फूल तुम्हें भेजा है खत में। लेकिन ये पौधे का प्रजनन अंग है। पौधे को जो आकर्षक बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि इसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर इस पर इंसेक्ट्स बैठें, कीट पतंगे बैठें, और पौधे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सके। लेकिन हम लोग फूलों से आकर्षित हो जाते हैं, फूलों को तोड़ लेते हैं, और कभी हैप्पी बर्थडे टू यू, कभी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी करते रहते हैं, है ना। भाई हैप्पी बर्थडे करने के लिए कुछ और नहीं मिला, पौधे का प्रजनन अंग है, उससे आप हैप्पी बर्थडे किए जा रहे हैं। तो कैसे प्रजनन अंग है ये, इसी चीज को हम इस सेशन में देखेंगे। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पुष्प पौधे का प्रजनन अंग है। और फूल पर तो शेर होते ही हैं, कुछ सड़क छाप शेर आपने देखा होगा, ए फूल यह फूल मेरे फूल को देना, और कहना कि यह फूल तेरे फूल ने दिया है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का शेर होता है कि पहले किरदार फूलों सा पैदा करो, किरदार मतलब कैरेक्टर, पहले किरदार फूलों सा पैदा करो, फिर तुम्हें लोग चाहेंगे खुशबुओं की तरह। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फूलों जैसा प्यार करें तो पहले अपने अंदर कैरेक्टर यानी किरदार तो फूलों वाला लाइए, है ना। तो आइए हम देखना चाहते हैं कि कैसे ये पौधे का प्रजनन अंग है। तो सबसे पहले प्लांट रिप्रोडक्शन में जो पहली लाइन हमने लिखी है वो यही बात लिखी है कि फ्लावर्स आर द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। पुष्प पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प पौधों के क्या होते हैं बच्चे, प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। शिवानी कुमारी लाइव है, ऋतु यादव, आपसे पढ़कर मजा आ जाता है। प्रशांत, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ क्लास नहीं चली है, कौन सी बता दीजिएगा मुझे, उसको देख लेंगे। ठीक है जी। पुष्प कैसे प्रजनन अंग है, आइए देखते हैं। फूलों की पहले संरचना के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ द क्या, मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। क्या देखेंगे बच्चे, मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो पुष्प के कौन कौन से भाग हैं पहले ऐसे देख लीजिए, फिर इसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। पुष्प का जो भाग है, मेन भाग, वो है पुष्पाशन, थैलेमस। पुष्प का वह भाग जिसपे सारे पुष्पीय भाग जुड़े रहते हैं, है ना, सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होते हैं, उसको कहते हैं पुष्पाशन, है ना। और इस थैलेमस से ग्रीन कलर की पत्ती जैसी संरचनाएं ऐसे जुड़ी रहती हैं, इसको कहते हैं सैपल यानी बाह्य दल। और कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए होती है पंखुड़ियां। पंखुड़ियों को किताबी भाषा में कहते हैं पेटल्स, पंखुड़ियां या दल। और फिर होते हैं बीच में मादा प्रजनन अंग, बिल्कुल बीचों बीच में क्या होते हैं, मादा प्रजनन अंग, ये जिसको कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल क्या है, पौधे का मादा प्रजनन अंग। और चारों तरफ से इसको कवर किए रहते हैं नर प्रजनन अंग। ये नर प्रजनन अंग को हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो दो क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाते हैं, दो क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाते हैं कि नर प्रजनन अंग कौन है, स्टामेन, जिसको हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। मादा प्रजनन अंग को हम क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल, हिंदी में कहते हैं अंडप। और फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वो आगे बताएंगे। फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को और बीजों के अध्ययन को एक साथ हम लिखेंगे, तो अभी उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। आइए हम इसको एक डायग्राम पे लाते हैं तो और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। यहाँ से दो क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, नर प्रजनन अंग का नाम क्या है, स्टामेन, और पौधे के मादा प्रजनन अंग का नाम क्या है, कार्पेल, या कभी कभी लिखा रहेगा पिस्टिल। ठीक है। अब आइए इसको डायग्राम पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे हम बार बार आते रहेंगे आपको लौट कर। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये पौधे का, सॉरी, फूल का वह पार्ट है जिससे सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होते हैं, सारे पुष्पीय भाग जुड़े होते हैं। तो फूल का वह भाग जिससे सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होते हैं, इसको कहते हैं पुष्पासन, पुष्प का आसन। ये पेड़ की शाखाओं से जुड़ा रहता है। ठीक है। ये जो आपका जो रचना बनाया है मैंने, इसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स थैलेमस, जिसको रेसेप्टिकल भी कभी कभी बोल देते हैं। पुष्पासन, पुष्प का आसन है ये। और इसी से सारे पुष्पीय भाग अर्थात फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होते हैं। ग्रीन कलर की पत्ती जैसी संरचनाएं इससे जुड़ी रहती हैं, लाइक दिस। तो ग्रीन कलर की जो पत्ती जैसी संरचनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सैपल। क्या कहते हैं, सैपल, बाह्य दल। और फिर कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए
पुष्प का कलरफुल पार्ट होता है, रंगीन भाग होता है। देखो, आकर्षित करने के लिए रंगीन बनाया है इसको। किसको? कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए ये जो कलरफुल पार्ट है, इसको आम बोलचाल में हम क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं ना। आप किताब में तो पंखुड़ी लिखेंगे नहीं, लगेगा किसी लड़की का नाम है, तो इसको किताबी भाषा में कहते हैं पेटल, हिंदी में कहते हैं दल या पंखुड़ी, पंखुड़ी कहते हैं। और बीच में होता है, बिल्कुल बीच में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फूल के सेंटर में क्या होता है? नर मादा प्रजनन अंग, ये मादा प्रजनन अंग होता है सेंटर में। तो फूल के मध्य में क्या होता है? मादा प्रजनन अंग, और मादा प्रजनन अंग को हम कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। दिस इज योर कार्पेल अर्थात पिस्टिल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अंडप। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। मादा प्रजनन अंग, मादा को बायो में ऐसे डिनोट करते हैं ना। और इसको चारों तरफ से ऐसे घेरे रहती हैं, एक चक्र रहेगा, चारों तरफ से घेरा रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक दिस। ये इस तरह की जो संरचना है, यह है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं गाइस कार्पेल, सॉरी स्टमेन। क्या कहते हैं? स्टमेन पुंकेसर, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो पौधे का जो नर प्रजनन अंग है उसको कहते हैं स्टमेन, मादा प्रजनन अंग है उसको कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। क्या इस डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत है बच्चे? कमलेश कह रहे हैं कि फूलों में कौन सा गुण होता है? कौन सा गुण मतलब? फूलों में तो बहुत गुण होते हैं। विशाल कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, क्यों? नया एडमिशन है, ब्लैक हो गया? क्या ब्लैक हो गया? स्क्रीन ब्लैक हो रही है अंकुर? देखिए, हम आपको बताते हैं, एक्चुअली ओरिजिनल फूल को दिखा के आपको बता रहे हैं कि ये सैपल क्या है, पेटल क्या है, इसके काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, ये पुष्प के भाग हैं, थैलेमस, जिससे सारे पुष्पीय भाग जुड़े रहते हैं। तो ये आपका थैलेमस हो गया, ये आपके सैपल हो गए, ये आपके क्या हो गए? पेटल्स हो गए, ये आपका स्टमेन हो गया, ये आपका कार्पेल हो गया। ठीक है, कार्पेल हो गया। तो स्टमेन नर प्रजनन अंग है, कार्पेल यानी अंडप जो है वो मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली। अब देखिए हम एक फूल दिखाते हैं आपको। ये फूल है, ये फूल तो आप सभी ने देखा होगा, बड़ा फेमस फूल होता है गुलाब का फूल, और इसे लोग उपहार स्वरूप देते हैं एक दूसरे को फूल बनाने के लिए। फूल देते हैं फूल बनाने के लिए। एक्चुअली में फूल क्या है? पौधे का प्रजनन अंग है। अब देखिए, फूल जब कली की अवस्था में रहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फूल जब कली की अवस्था में रहेगा, बर्ड पोजीशन में रहता है, तो आपने देखा होगा कि इस ग्रीन कलर की पत्ती जैसी संरचनाएं ऐसे पेटल्स यानी पंखुड़ियों को ऐसे ढके रहती हैं। फूल धीरे 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 खिलता है, यानी पंखुड़ियां ऐसे बाहर निकलेंगी। तो ये जो ग्रीन कलर की पत्ती जैसी संरचनाएं जो पहले पंखुड़ियों की हिफाजत कर रही थी, अब ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। होगा तो, अरे भाई ये जब फूल खिलेगा तो ये जो पत्ती जैसी संरचना जो पहले इसको घेरे हुए था, अब ये नीचे ऐसे आ जाएगा। उसमें से एक पत्ती जैसी संरचना को हमने क्या नाम दिया है? सैपल कहा है, बाह्य दल कहा है। अब एक पत्ती जैसी जो संरचना है इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है गाइस सैपल। लेकिन इसके ग्रुप को, ढेर सारा सैपल है ना, तो सैपल के ग्रुप को एक अलग नाम से जाना जाता है। सैपल का ग्रुप कहलाता है बच्चे कैलिक्स। क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाता है। बाह्य दल पुंज, पुंज मतलब क्या होता है? समूह या गुच्छा। तो एक पत्ती जैसी संरचना को बाह्य दल कह रहे हैं, और इसके समूह को हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज, बाह्य दलों का समूह। उसी तरह से एक पंखुड़ी को क्या नाम दिया गया है? पेटल, दल कहा गया है। और इस तरह से पंखुड़ियों के पूरे समूह को हम क्या बोलेंगे? इसके ग्रुप को बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे? दल पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे गैस? दल पुंज। सिंगल का अलग नाम है, ग्रुप का अलग नाम है। ऑप्शन में कभी कैलिक्स लिख देगा, कभी सैपल लिख देगा, बच्चा हो जाता है कंफ्यूज्ड। कभी पेटल लिख देगा, कभी कोरोला लिख देगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक पंखुड़ी को हम क्या कह रहे हैं? पेटल कह रहे हैं। पंखुड़ियों के समूह को हम क्या कह रहे हैं? कोरोला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोरोला। रोज डे कब था? रोज डे। अंकुर पूछ रहे हैं सर आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, आपका कमेंट आ रहा है बच्चा। टीटू यादव आपका भी आ रहा है कमेंट। ठीक है जी। है सिंगल, एकल, और यहां पे हमने लिखा है उसका समूह।
जैसे आप देख लो, ये आपका थैलेमस था और थैलेमस से जुड़ी हुई ये हरी कलर की पत्ती जैसी संरचना थी। एक पत्ती जैसी संरचना को हमने क्या नाम दिया है? सैपल, बाहेदल, और सैपल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। 7th ऑफ फेब को था क्या? रोज डे। चलिए अच्छी बात है। 33/40, वेरी गुड। उसी प्रकार ये देखो, एक पंखुड़ी को क्या नाम दिया गया है? एक जो पंखुड़ी है उसको हम कहते हैं पेटल, लेकिन पंखुड़ियों के समूह को हम क्या कहेंगे? कोरोला। तो कभी पेटल लिख देगा ऑप्शन में, कभी कोरोला लिख देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, देखो सिंगल मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करेंगे, एक की बात करेंगे, तो ये कहलाएगा आपका स्टमेन, पुंकेसर, which is the male reproductive organ ना, and group of stamens are known as what? Androecium। ये जो ग्रुप होगा स्टमेन का वो क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम कहलाएगा। तो ऑप्शन में कभी स्टमेन रहेगा, कभी एंड्रोशियम रहेगा, बच्चा हो जाता है कंफ्यूज्ड। उसी तरह से अगर हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम क्या बोलेंगे? कार्पेल या पिस्टिल। अब इसके ग्रुप को, कार्पेल या पिस्टिल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? गाइनोशियम, जायांग। तो इधर याद कर लीजिएगा, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और अंडप ग्रुप में आपका कहलाएगा आपका बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायांग। बात आई समझ में? ये सिंगल है और इधर ग्रुप है। एक पंखुड़ी को हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। पंखुड़ियों के समूह को क्या कहेंगे? दल पुंज। एक नर प्रजनन अंग को पुंकेसर बोलेंगे और पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहेंगे। मादा प्रजनन अंग अंडप, एक अंडप की बात करेंगे तो एक मादा प्रजनन अंग की बात करेंगे तो अंडप कहलाएगा और अंडपों के समूह को जायांग कहेंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत है? स्टिग्मा किसे कहते हैं? आगे आएगा ना, अभी तो सिखा रहे हैं, अभी तो इतना ही कंफ्यूजन रहता है, इतना में ही। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे, तब तो आएगा चीजें। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब आएगा। अभी तक स्टाइल समझ में नहीं आया मेरा पढ़ाने का? आज कुछ सर लोगों की क्लास नहीं चली, पता नहीं क्यों नहीं चली, मुझे भी नहीं पता। समझ में? अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर की। तो पुष्प के इतने भाग हैं, उसको याद रख लेना है ना। एक पत्ती जैसी संरचना को सैपल कहते हैं, सैपल के ग्रुप को कैलिक्स कहेंगे। एक पंखुड़ी को पेटल कहेंगे, पेटल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। एक नर प्रजनन अंग को स्टामेन कहेंगे, स्टामेन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहेंगे और कार्पेल के ग्रुप को गैनोशियम कहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्लावर। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के प्रकार, पुष्प के भाग, पुष्प के प्रकार, सॉरी। तो पुष्प जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने लोगों को पता है कि दो प्रकार के होते हैं? कौन कौन बताइए। तो फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पुष्प जो दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहलाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। और दूसरा कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, उभय लिंगी पुष्प, उभय लिंगी पुष्प। देखिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें बच्चे आपको जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एग्जाम्पल, लेकिन अब आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है। देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या फर्क है और इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, एक ऐसा फ्लावर, एक ऐसा पुष्प जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर एवं मादा प्रजनन अंग, नर एवं मादा प्रजनन अंग डिफरेंट फ्लावर पे मौजूद हों।
डिफरेंट फ्लावर पे मौजूद हों, भिन्न भिन्न पुष्प पर स्थित हों, भिन्न भिन्न पुष्प पर स्थित हों, भिन्न भिन्न पुष्प पर पाए जाते हों। एक ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा प्रजनन अंग, नर एवं मादा प्रजनन अंग भिन्न भिन्न पुष्प पर स्थित हों। द फ्लावर in which male and female reproductive organs are present on different flowers are known as what? Unisexual flower. लेकिन एक ऐसा फ्लावर जिसमें जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ मौजूद है? सेम फ्लावर पे। कहाँ मौजूद है? सेम फ्लावर पे, समान पुष्प पर स्थित हो, समान पुष्प पर स्थित हों। तो अगर यदि नर एवं मादा प्रजनन अंग एक ही पुष्प पर पाए जाएं तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जैसे मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है ना? तो यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी पुष्प, लेकिन एक ही पुष्प पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो इस तरह के पुष्प को हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये आप मुझे ये बताएं कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है? टेल मी। दिस इज अ डायग्राम ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे क्या है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, या ऑर्गन, नर एवं मादा प्रजनन अंग जो है वो समान पुष्प पर स्थित हैं। सो हम कहेंगे कि इट इज अ क्या? इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। यह एक उभयलिंगी पुष्प है, उभयलिंगी पुष्प है। ठीक है, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर नर एवं मादा प्रजनन अंग समान पुष्प पर स्थित हैं तो ऐसे फूलों को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। लेकिन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग फ्लावर पे हैं तो उसको एक लिंगी पुष्प कहेंगे। आप उदाहरण बताइए, सबसे पहले उदाहरण बताइए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, हम देखेंगे। नंदिनी कह रही कि सर कितनी बार मैंने नमस्ते बोला, आपने जवाब नहीं दिया, गलत टाइम में बोला ना। अब देखिए आपने सही समय पे किया, मैं जैसे इधर मुड़ा आपका दिख गया। अब देखिए बाकी बच्चों ने जब कमेंट किया एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। वाटरमेलन देखिएगा, वाटरमेलन अर्थात तरबूज, और पपाया अर्थात पपीता। और बाइसेक्सुअल में तो आपने बहुत सारा फूल देखा होगा, जैसे गुलाब का फूल लोग अक्सर तोहफे में देते हैं। गुलाब, रोज, चाइना रोज जिसको हिबिस्कस कहते हैं ना, गुड़हल, गुड़हल का फूल। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों का फूल जिसमें तुझे देखा तो ये जाना सनम शूट हुआ था। तो रोज, चाइना रोज, मस्टर्ड, ये सब बाइसेक्सुअल। बिल्कुल सही फरमाया निशांत आपने। पपाया, वाटरमेलन, सूरत, वेरी गुड। क्लियर हुआ? मुनव्वर एमपी हमारे पास हैं, विकास यादव हैं, योगेश हैं। 34 आउट ऑफ 40, नॉट बैड, गुड योगेश। ये जो मादा प्रजननटिव ऑर्गन है जिसका नाम है स्टमेन, इसमें बनेगा मेल गैमिट, नर युग्मक। और ये जो मादा प्रजनन अंग है गाइस, ये जो मादा प्रजनन अंग है जिसे हम कार्पेल कह रहे हैं, इसमें बनेगा मादा युग्मक, फीमेल गैमिट। फिर दोनों फ्यूज होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है प्लांट में, तो जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पर मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो जैसा कि ह्यूमन में हो रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको जूम करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे बन रहा है, मेल गैमिट कहाँ पे बन रहा है। और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जूम करके हम देखेंगे कि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे बन रहा है। दो डायग्राम और पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। और फिर उसको हम उस डायग्राम से पॉइंट्स निकाल कर
पढ़ लेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए। तो दो डायग्राम पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लांट रिप्रोडक्शन में आपको दिक्कत आ रही होगी वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो दो डायग्राम हम आपके सामने अब बनाने जा रहे हैं, और इसी पूरे डायग्राम पे आपका आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधे का, है ना। तो ये देखिए, ये हिबिस्कस है, मतलब गुड़हल है, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर आता है। अब मस्टर्ड में बाइसेक्सुअल फ्लावर आता है, लेकिन जो पपाया आपका है, तो पपाया में कैसा फूल आता है, तो पपाया में यूनिसेक्सुअल फ्लावर आता है ना। तो गुड़हल में आपने देखा होगा बाइसेक्सुअल आता है, पपाया में यूनिसेक्सुअल फ्लावर आता है। ठीक है जी। अब देखिएगा, हम दो डायग्राम से पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लाइड पे लाने की बात कर रहे हैं, जो 2-3 पेजेस में लिखा रहता है आपके किताबों में। उस 2-3 पेजेस को हम समेटने जा रहे हैं एक स्लाइड पे, पहले डायग्राम से, फिर उससे पॉइंट निकाल निकाल कर हम लिखेंगे। देखिएगा, हमने कहा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर प्रजनन अंग है ना। पौधे का जो नर प्रजनन अंग है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टैमेन। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैमेन, अर्थात पुंकेसर, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये पौधे का नर प्रजनन अंग है। अब ये जो पुंकेसर होता है, इसके दो भाग होते हैं। ये जो अपर स्वेलन पार्ट है, ऊपर फूला हुआ जो भाग है, उसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। तो स्टैमेन का जो ये ऊपर वाला भाग है, ये पराग कोश कहलाता है, और नीचे जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ना, धागे जैसी संरचना है, इसको फिलामेंट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? तंतु। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्टैमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके कितने भाग हैं, तो आप कहिएगा सर 2 भाग हैं। ऊपर का जो भाग है, जैसे ये देखिए, ये थैलेमस है, पुष्पाशन है, तो इस तरह से आपका स्टैमेन है। स्टैमेन का ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? एंथर। और ये वाला पार्ट जो थैलेमस से लाके इसको जोड़ता है, इसको कहते हैं आप क्या? फिलामेंट। तो स्टैमेन के कितने भाग हो गए? एंथर और फिलामेंट। एंथर, फिलामेंट, परागकोश और तंतु। ये जो परागकोश है, इसमें कण जैसी संरचनाएं बनती है, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, कण जैसी संरचनाएं, काफी छोटी छोटी। इन कण जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं गैस पॉलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, पराग कण। क्या कहते हैं? पराग कण बोलेंगे। तो ये कण जैसी संरचनाओं को नाम क्या दिया गया है? पराग कण। कण जैसी है। अब इनमें से किसी एक पराग कण को हम जूम कर देते हैं, थोड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं, छोटा सा दिख रहा है ना। तो इसमें से एक पराग कण को आप जूम करेंगे तो पाएंगे कि देखो, ये मान लिया कि पराग कण है ना। इसको जूम करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह का रफ जैसा स्ट्रक्चर है पराग कण, और इसके अंदर होता है मेल गैमिट। इस पराग कणों के अंदर क्या निवास कर रहा है? क्या छुपा बैठा है? मेल गैमिट छुपा बैठा है, नर युग्मक। इसी की तो तलाश थी हमें ना, मिल गया ये। हम लोगों में, मतलब ह्यूमन बीइंग में, मेल गैमिट को एक नाम दिया गया है, स्पर्म। मनुष्य में मेल गैमिट को क्या नाम दिया गया है? स्पर्म नाम दिया गया है, स्पर्म, है ना। स्पर्म नाम दिया गया है, शुक्राणु नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मेल गैमिट बोलेंगे। तो अगर कोई पूछता है कि मेल गैमिट कहाँ बनता है पौधों में, तो आप कहेगा सर पॉलन ग्रेन में। तो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल गैमिट है। तो स्टैमेन का एंथर है, स्टैमेन जो कि नर युग्मक है, स्टैमेन के एंथर में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन को थोड़ा जूम करके देखा मैंने, बड़ा करके देखा, तो देखा अच्छा, इसी के अंदर मेल गैमिट है। तो मेल गैमिट की तलाश हो गई खत्म, मेल गैमिट की तलाश हो गई खत्म। ठीक है। अब देखिए, फीमेल गैमिट, जिसको हमने कार्पेल बोला, ठीक है, फीमेल गैमिट। अब फीमेल गैमिट कहाँ पे बनेगा? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है आपका? दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं? कार्पेल नाम देते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज योर कार्पेल। ये है आपका कार्पेल।
ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या नाम देते हैं हम लोग? कार्पेल का नाम देते हैं। यह है कार्पेल आपका, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यही था ना, यह है आपका कार्पेल, जिसको हिंदी में हम अंडप के नाम से जानते हैं, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये मादा प्रजनन अंग है। कार्पेल, जिसको पिस्टिल भी कहते हैं, ये मादा प्रजनन अंग है। और इस मादा प्रजनन अंग जिसका नाम कार्पेल है, इसके 3 भाग होते हैं। ये ऊपर वाला भाग कहलाता है स्टिग्मा, हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। बीच वाला भाग कहलाता है स्टाइल, हिंदी में कहते हैं वर्तिका। ऊपर वाला क्या कहला रहा है? वर्तिकाग्र। और ये जो नीचे जो फूला हुआ भाग है, स्वेलन पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड ओवरी, अंडाशय। क्या कहलाता? अंडाशय कहलाता। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या नाम दिया गया है? स्टमेन। स्टमेन के 2 भाग हैं, एंथर, फिलामेंट। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको आप कार्पेल कह रहे हैं। कार्पेल के कितने भाग हैं? 3 भाग। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अच्छा, इस ओवरी के अंदर एक और इस प्रकार की संरचना आपको दिखेगी। देखिए, इस ओवरी के अंदर इस प्रकार की जो आपको संरचना दिख रही है, इसका नाम है आपका ओव्यूल। क्या नाम है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक और संरचना आपको दिख रही है, इसको ओव्यूल यानी बीजांड कहते हैं। और इस ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमिट। ये देखो, इस ओव्यूल के अंदर होता है क्या? फीमेल गैमिट, मादा युग्मक। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर क्या है? ये इस ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गैमिट। इसी की तलाश थी, मिल गया मुझे। तो नर युग्मक भी मिल गया और मादा युग्मक भी मिल गया। अब जब ये पता चल गया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका आसान हो गया। मतलब कार्पेल के ओवरी में क्या है? ओव्यूल। सुनिएगा, कार्पेल के ओवरी में क्या है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमिट। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट हमें मिल गया। अब इस मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से मिलना होगा। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलेगा, क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से मिलना होगा, मतलब इन पराग कणों को सबसे पहले इस वर्तिकाग्र पे आना होगा। इस वर्तिकाग्र पे आना होगा। ठीक है, तो पराग कणों का किसी प्रकार से भी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, अन्य जंतुओं के द्वारा, कीटों के द्वारा, किसी प्रकार से भी परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, इस घटना को हम कहते हैं गाइस पॉलिनेशन, परागण। पूरा डायग्राम में छुपा हुआ है। टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपका। फिर इससे हम पॉइंट बना बना कर लिख लेंगे। हमने क्या कहा कि नर युग्मक किसके अंदर छुपा बैठा है? परागकणों के अंदर। और मादा युग्मक ओव्यूल के अंदर है। तो नर और मादा युग्मक मिलेगा तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले परागकणों को पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना होगा। परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना ये घटना कहलाती है पॉलिनेशन। हवा द्वारा, कीटों द्वारा, पानी द्वारा, अन्य जंतुओं द्वारा। जैसे जब कीट पतंगे फूलों पर बैठते हैं तो उसकी बॉडी से ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और फिर वो परागकण एक फूल से दूसरे फूल पर चले जाते हैं। तो जैसे ही ये परागकण पहुंचेगा कहाँ पर? वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। क्या होगा कि इस परागकण से इस तरह की संरचना निकलेगी। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आएगा, एक नलिका जैसी संरचना बनेगी जो धीरे धीरे ओव्यूल की तरफ बढ़ने लगेगी। और इस नलिका जैसी संरचना को हम कहते हैं गाइस पॉलन ट्यूब, पराग नलिका। क्या कहेंगे? पराग नलिका कहेंगे। तो जैसे ही ये परागकण यहाँ पर स्टिग्मा पे आके गिरेगा, इस परागकण से एक नलिका जैसी संरचना विकसित होगी जो धीरे 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 ओव्यूल की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगी। और इसके अंदर जो मेल गैमिट है ना,
वो भी ओव्यूल की तरफ बढ़ता चला जाएगा ऐसे। ये देखो, ये मेल गैमिट धीरे धीरे ओव्यूल की तरफ बढ़ रहा है और फिर एक ऐसा समय आएगा कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मिल जाएगा। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का मिलना अर्थात नर और मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो फल में बदल जाएगा और ये जो बीजांड है दैट इज ओव्यूल है वो बीज में कन्वर्ट हो जाएगा और इस बीज से फिर नया पौधा जर्मिनेट करके बन जाएगा। ये बीज अंकुरित होकर फिर नया पौधा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदलता है? फ्रूट में बदलता है। और ओव्यूल किस में बदलता है? सीड में बदलता है। अब इस डायग्राम में जो चीजें दिख रही हैं उसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। क्या ये डायग्राम सबको समझ में आया या किसी को प्रॉब्लम है इस डायग्राम को समझने में? बता दीजिए, बताइए। महिमा, हाँ सीन हो रहा है, कमेंट बताइए। एक स्लाइड पे हमने पूरा प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने की कोशिश की है। अब इससे हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि पौधों में नर युग्मक कहाँ पे बनते हैं और इसको कितना घुमा फिरा के पूछा जा सकता है उस पे जरा हम देखेंगे, बात करेंगे। तो अगर हम आपसे कहें, सबसे पहले एक एक पार्ट को जरा देख लीजिए फिर से जो दिख रहा है डायग्राम में। जैसे मैंने कहा कि नर प्रजनन अंग, तो नर प्रजनन अंग को हम क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। पौधे का जो नर प्रजनन अंग है उसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के कितने हिस्से होते हैं? तो 2 हिस्से होते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है एंथर और नीचे वाला हिस्सा है वो कहलाता है फिलामेंट। याद कीजिए, ये थैलेमस है, पुष्पाशन है और इससे ये लगा हुआ है आपका स्टामेन। तो नर प्रजनन अंग को हमने क्या नाम दिया है? स्टामेन। और स्टामेन के 2 भाग हैं। ऊपर वाला जो फूला हुआ पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, वो कहलाता है एंथर और नीचे वाला पार्ट है फिलामेंट। इस एंथर में जो कण जैसी संरचनाएं बन रही हैं, उसको हमने क्या नाम दिया है? तो आपने कहा सर पॉलन ग्रेन। क्या नाम दिया है? पराग कण। और इन पराग कणों को हमने जूम करके देखा तो इसी पराग कणों के अंदर क्या था? मेल गैमिट था। इसको भी हमने शब्दों में डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है एंथर और नीचे डंठल जो है वो कहलाता है फिलामेंट, है ना। तो एंथर में क्या बनते हैं? एंथर में परागकण बनते हैं। परागकणों के अंदर क्या होता है? नर युग्मक होता है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में भी हमने सब लिख दिया है। जो भी डायग्राम में आपको दिख रहा है उसको लैंग्वेज में लिख दिया है। तो ये जो स्टमेन का ऊपर फूला हुआ भाग है उसको हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और ये जो तंतु जैसा भाग है, धागे जैसा भाग है, जो एंथर को जोड़ता है किसके साथ? एंथर को जोड़ता है थैलेमस के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए फीमेल पार्ट। हमने कहा कि जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं, कुछ ऐसा आपको दिखता है। तो जो मादा प्रजनन अंग है उसको कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। ये ऊपर वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, बीच वाला पार्ट कहलाता है वर्तिका। वर्तिका क्या कर रहा है? स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ रहा है। ठीक है, और ये हो गया आपका ओवरी, है ना। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर एक और संरचना इस तरह से आपको दिख रहा था, इसका नाम क्या था? ओव्यूल। क्या नाम था? ओव्यूल, बीजांड। और इस ओव्यूल के अंदर क्या था? इस ओव्यूल के अंदर था फीमेल गैमिट। क्या था? फीमेल गैमिट, मादा युग्मक। क्या था? मादा युग्मक। बात आ रही समझ में? तो फीमेल पार्ट को क्या नाम दिया गया है? कार्पेल या पिस्टिल। और ये जो मादा प्रजनन अंग है जिसे कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका और ओवरी यानी अंडाशय।
और यहाँ पर आगे लिख दिया है कि भाई ये जो आपका स्टिग्मा है ये ऊपरी भाग है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर जर्मिनेट करता है। बीच वाला पार्ट जो है वो स्टाइल है और नीचे वाला पार्ट ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट है। तो एक एक चीज जो डायग्राम में वहां पे हमने बनाई है, लिखी है, उसको यहाँ पे हमने लिख भी दिया है ताकि जब आप रिवीजन करेंगे नोट्स से तो आपका दिमाग की बत्ती जल जाए। ठीक है जी। आप जो है सिर्फ ये बनाइएगा, ये डायग्राम जो मैंने बताया है ये डायग्राम आप बनाइएगा नोट्स में, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी ये सारी चीजें हमने कहानी जो है वो लिख दिया है। अब आइए क्वेश्चन पे। इस डायग्राम से क्वेश्चन कैसे रहेगा और क्या क्या घुमा फिरा सकता है क्वेश्चन को और आपको कंफ्यूज कैसे करेगा एग्जामिनर, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जामिनर से, मैं आपको बता रहा हूं उसका दाव पेच, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि पौधों में नर युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है। मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन, मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन। ठीक है बच्चे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये देखिए ये था आपका स्टमन, स्टमन का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, एंथर। तो ये है आपका स्टमन अर्थात पुंकेसर जो कि नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर। स्टमन का ये वाला पार्ट कहलाता है क्या, एंथर, परागकोश। परागकोश के अंदर ये जो दाना दाना जैसा बन रहा है ये क्या है, ये क्या है, पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन को जूम करके देखा था तो देखा था इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, नर युग्मक। तो अब उल्टा सुनो, मेरी तरफ ध्यान देना, अभी लिखने में मत रहना, बाद में लिख लेना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि पौधों में मेल गैमिट कहाँ बनता है, तो आप शुरू से ऐसे चलो, पॉलन ग्रेन के अंदर। ऑप्शन में अगर पॉलन ग्रेन नहीं है तो एंथर, एंथर भी नहीं है तो स्टमन। क्योंकि देखो स्टमन के एंथर में बनता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर छुपा बैठा है मेल गैमिट। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि पौधों में नर युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है तो आप कहेगा सर परागकणों में। ऑप्शन में परागकण नहीं है तो परागकोश, और परागकोश नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका स्टमन यानी पुंकेसर। और अगर ऑप्शन में पुंकेसर भी ना हो तो, ऑप्शन में अगर पुंकेसर भी ना हो तो देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं। परवीन शुक्रिया आपका, बताओ। अगर ऑप्शन में स्टमन भी ना हो तो याद कीजिए स्टमन के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया था, एंड्रोशियम। क्या नाम दिया था, एंड्रोशियम, उमंग। बात आ रही है समझ में। तो ये था आपका स्टमन। स्टमन का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहला रहा था, एंथर। एंथर के अंदर ये जो दाना दाना जैसा दानेदार संरचना बन रही थी उसका नाम क्या था, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को जूम करके देखा तो देखा कि पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट छुपा बैठा है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मेल गैमीट पौधों में कहाँ बनता है, तो पॉलन ग्रेन में। ऑप्शन में पॉलन ग्रेन नहीं है तो एंथर, एंथर नहीं है तो स्टमन, और स्टमन भी नहीं है तो स्टमन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। ठीक उसी तरह से आपने देखा था मादा प्रजनन अंग। ये जो मादा प्रजनन अंग था उसका नाम क्या था, बोलो। उसका नाम था कार्पेल या पिस्टिल। अब इस मादा प्रजनन अंग के 3 भाग थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो कार्पेल है, कार्पेल, ये पूरी संरचना क्या कहला रही, कार्पेल। कार्पेल का निचला भाग ये वाला क्या कहला रहा था, ओवरी। तो कार्पेल के ओवरी में, कार्पेल के ओवरी में इस तरह से एक और संरचना थी, उसका नाम क्या था बताओ, ओव्यूल। तो यह कार्पेल, कार्पेल का ये ओवरी, ओवरी के अंदर ये जो संरचना है वो क्या कहला रहा है, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर क्या था, मादा युग्मक। तो कार्पेल जो कि मादा प्रजनन अंग है उसके ओवरी वाले भाग में एक और संरचना थी, नाम क्या था, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या था, फीमेल गैमीट। तो अब अगर कोई आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन को कितना भी घुमा फिरा दे कि पौधों में मादा युग्मक कहाँ रहते हैं, तो कहेगा सर ओव्यूल में। ऑप्शन में ओव्यूल नहीं है तो क्या होगा, ओवरी। ओवरी भी ना हो तो कार्पेल, और अगर कार्पेल भी ना हो ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा, कार्पेल के ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे थे, गाइनोशियम।
अंडकों के समूह को क्या कह रहे थे? जायांग कह रहे थे। तो जितना भी घुमा फिरा दे, जितना भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे एग्जामिनर, आप अब नहीं होंगे अगर आपने इस तरह से पढ़ा है। वन लाइनर पढ़ा है तो कंफ्यूज होना लाजमी है। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो ये हो गया आपका स्टमेन। स्टमेन का ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है एंथर। एंथर के अंदर ये जो बन रहा है वो क्या है? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन को देखा सही से तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट। उसी प्रकार जो मादा प्रजनन अंग है उसका नाम है कार्पेल। ये टोटल संरचना क्या कहला रही? कार्पेल। कार्पेल के कितने भाग है? 3। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर ये वाला जो संरचना है उसका नाम क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये क्या है? फीमेल गैमेट। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, नर युग्मकों का निर्माण हो चुका है, मादा युग्मकों का निर्माण हो चुका है। अब इन दोनों को फ्यूज करना पड़ेगा, है ना? लेकिन प्लांट में इन दोनों को फ्यूज करने से पहले एक प्रक्रिया हो रही है जिसका नाम क्या है? पॉलिनेशन। क्या नाम है? पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपने कहा कि सर ये है, मान लिया ये है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर फीमेल गैमिट है। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। परागकण, परागकण के अंदर मेल गैमिट है। हम लोगों में मेल गैमिट को स्पर्म बोल रहे थे, यहाँ पे सिर्फ मेल गैमिट बोलते थे। और ये मादा प्रजनन अंग है। मादा प्रजनन अंग का ये अंडाशय है और ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट है। अब इस मेल गैमिट कहाँ पर है? पॉलन ग्रेन में। और फीमेल गैमिट कहाँ पर है? ओव्यूल के अंदर। तो सबसे पहले आपको किसी ना किसी तरीके से क्या करना होगा कि इस परागकण को स्टिग्मा तक लाना होगा। फूलों के जो परागकण है उसका किसी ना किसी तरह से स्टिग्मा तक पहुंच जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन। तो अब होगा आपका पॉलिनेशन और उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। बात आ रही समझ में? तो नर युग्मक बन चुके हैं और मादा युग्मक बन चुके हैं। अब इन दोनों को हम मिलाने की तरफ जा रहे हैं, है ना, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। कितना वक्त बचा है हमारे पास? 4 ही मिनट बचा हुआ, तो उसमें दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस के लिए ले लेते हैं हम लोग। आज थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो गया, क्लास में थोड़ा सा इशू था कुछ, नहीं तो हो जाता। क्रिकेट खेलने जाना है, कर लें इसको ना। नीत कुमार चौधरी हमारे साथ हैं आज के सेशन में। तो पिछली क्लास में गैस हम लोगों ने किया था बयान करने की। डायग्राम आपको बता देते हैं बिल्कुल जल्दबाजी में। हमने आपसे कहा था गैस कि ये जो नर प्रजनन अंग है पौधे का, ध्यान से सुनेंगे आप लोग और हम कमेंट को बाद में लेंगे आपका जो भी है। हाँ शिखर, ठीक है, आप हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। प्रीतम, कविता भारती, हर्ष पांडे साहब, जितने लोग भी लाइव हैं, शाहिद रजा हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, आकाश यादव साहब हैं। चलिए, तो ये हमने कहा था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चे, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने क्या नाम दिया था? स्टामेन नाम दिया था। पुंकेसर, which is the male reproductive organ of the plant, and this is the upper swollen part of the male reproductive system, that is stamen, which is known as what? Anther. And anther, where pollen grains are formed. This is Pragkosh, and this filament like structure, or you can say thread like structure, is known as what? Filament. तंतु, तंतु। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो परागकोश था इसमें कण जैसी संरचनाएं ऐसे बन रही थी है ना, दानेदार, दाने जैसी संरचना। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चे? इसको कह रहे थे पॉलन ग्रेन, परागकण कह रहे थे सभी लोग। और इस परागकण को हमने एक परागकण को थोड़ा जूम किया, बड़ा बनाया, तो देखा अरे इसी परागकण के अंदर मेल गैमिट छुपा पड़ा है, नर युग्मक। ये है मेल गैमिट, है ना? क्या था? मेल गैमिट है, अर्थात नर युग्मक है। ठीक है, नर युग्मक है। तो स्टामेन जो कि नर प्रजनन अंग है, स्टामेन के एंथर वाले भाग में क्या बन रहा है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या छुपा बैठा है? मेल गैमिट। उसी प्रकार आपने देखा था कि ये जो मादा प्रजनन अंग है उसका नाम था कार्पेल। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्पेल। और कार्पेल के कितने भाग थे? 3 भाग थे। कार्पेल के 3 भाग थे, याद कीजिए। इसका नाम क्या था? तो आपने कहा सर स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ये बीच वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल है, वर्तिका। और नीचे जो स्वेलन पार्ट है, बॉटम स्वेलन पार्ट, फूला हुआ भाग, दिस इज योर ओवरी, अंडाशय। ठीक है, आपने कहा सर अंडाशय में इस तरह का एक और संरचना था,
अंडाशय में इस प्रकार की एक और संरचना है जिसको हमने क्या नाम दिया है, ओव्यूल। व्हाट इज दिस? दिस इज ओव्यूल अर्थात बीजांड। ठीक है, ओव्यूल के अंदर आपने देखा था कि इस तरह से था फीमेल गैमीट, जिसको हम एग कह सकते हैं ना, फीमेल गैमीट, मादा युग्मक। तो नर युग्मक कहाँ बंद है? पॉलन ग्रेन में। मादा युग्मक किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर। तो नर युग्मकों को मादा युग्मकों से मिलना होगा, मतलब इस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे पहले आना होगा। तो पॉलन ग्रेन का अर्थात परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की प्रक्रिया क्या कहला रही थी? पॉलिनेशन कहला रही थी, परागण कहला रही थी, याद है? जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, है ना, वर्तिकाग्र पे आएगा, इससे एक नलिका जैसी संरचना उभरेगी और ये नलिका जैसी संरचना धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। और इसमें जो मौजूद है क्या, इसमें मादा युग्मक है, वो भी इस पराग नलिका के सहारे, पॉलन ट्यूब के सहारे अंत में जाकर मादा युग्मक से फ्यूज कर जाएगा। नर और मादा युग्मक का फ्यूज करना कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय फल में, बीजांड बीज में बदल जाएगा और बीज से नया पौधा बन जाएगा। ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने एक स्लाइड पर लाने की कोशिश की थी, पिछले क्लास में हमने इसका जिक्र किया है। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि स्टामिन के एंथर में क्या बन रहा था? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट था। कार्पेल जो कि मादा प्रजनन अंग था, उसके ओवरी वाले भाग में क्या था? ओव्यूल, और ओव्यूल में क्या था? फीमेल गैमिट था। अब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिल गया, अब बन गया, अब इसको मिलाना है। तो मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? परागण करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद परागण। व्हाट इज परागण? व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, कीटों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, अन्य जंतुओं के माध्यम से, इसको हम क्या कह रहे थे? पॉलिनेशन कह रहे थे। तो जरा इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? बताइए। एलेक्सा हमारे साथ है। नमामि, नमामि मतलब नमस्कार है क्या? लोके, ठीक है, सबसे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्लास में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है कि जैसे मान लिया फूलों पर ये भौरे बैठे, इंसेक्ट्स बैठे और उनकी बॉडी से ढेर सारा परागकण, पॉलन ग्रेन चिपक गया। अब ये फूल, एक फूल पे तो बैठेंगे नहीं भौरे, कई फूलों पर ये भागते रहते हैं, है ना? तो जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाएंगे तो इस तरह से इसका पॉलन ग्रेन इस पे चला गया, इसका पॉलन ग्रेन इसमें चला गया, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इसका इस पे भी आ सकता है। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? परागण है क्या? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की घटना परागण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? परागण। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण के प्रकार। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वी ऑल नो दैट के पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। परागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो आपने कहा सर एक तो होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, पर परागण, या इसको लिख देते हैं कभी कभी संकर परागण। शंकर नहीं, संकर है ये, है ना? एक तो हमारे शिव शंकर होते हैं, वो नहीं, ये संकर परागण है। ठीक है, ये वाला सा है, ये वाला सा संकर परागण। संकर मतलब यहाँ पे हाइब्रिड होता है, ठीक है ना? बायो में मतलब संकर लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है हाइब्रिड। ठीक है, तो शब्द में उलझिएगा मत। तो हमने क्या कहा कि पराग कणों का, देखो पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की जो घटना है ना, वो परागण कहलाती है। और परागण इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। परागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? दो प्रकार के। एक क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्या कहलाता है गाइस? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर लैंग्वेज हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर लैंग्वेज पे हम आते हैं। जैसे सपोज करें गाइस कि यहाँ पर एक पौधा है और इसमें फूल खिले हैं। तो ये पौधा है और इसमें फूल खिले हैं। तो अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है,
तो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, then this type of pollination is called, this type of pollination is known as what? This type of pollination is known as what? Self pollination. क्या कहलाएगा बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। तो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, देन दिस इज योर सेल्फ पॉलिनेशन। उसी फूल का उसी फूल पर जा रहा है तो क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। तो उसी फूल का उसी फूल पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर भी, उसी फूल का उसी फूल पर या इस उसी पौधे के अन्य फूल पर भी जा रहा है तो भी क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। ये भी क्या है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन ही है, स्वपरागण ही है। उसी फूल का उसी फूल पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर तो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन, देखो एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है। देखो ये वाला, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, देन दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। क्या कहलाएगा? पर परागण कहलाएगा। तो एकदम समझना आसान है। अगर पौधा सेम है तो सेल्फ, पौधा चेंज कर गया तो क्रॉस। उसी फूल का उसी फूल पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर भी तो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, देन दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा। तो चलो इसको जरा लैंग्वेज में लिख लो। सेल्फ पॉलिनेशन, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा कि व्हेन द pollen grains of a flower are transferred to the stigma of the same flower, stigma of the same flower or another flower on the same plant, it is known as what? Self pollination. जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब इसको शुद्ध हिंदी में क्या लिखेंगे? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र है ना, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहेंगे। उसी फूल का उसी फूल पर या उसी पौधे के अन्य फूल पर तो सेल्फ। क्या किसी को दिक्कत है यहां तक समझने में? किसी को दिक्कत है यहां तक समझने में? और शांत करेंगे सर, एग्जाम्पल देकर बताइए। लेकिन लेकिन जैसे मान लिया कि ये फूल है और ये क्या है, यहाँ पर ये स्टमन है, ये एंथर है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरा हुआ है, परागकण भरा हुआ है और ये स्टिग्मा है। तो उसी फूल का उसी फूल पे गया है ना, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तब ना। या उसी पौधे के अन्य फूल पर गया, जैसे मान लिया कि ये पेड़ है और यहाँ पर ये शाखाएं हैं, यहाँ पर एक फूल खिला हुआ है, तो इसी फूल का इसी फूल पर जा सकता है कि नहीं? या सपोज करो कि यहाँ पे ये दूसरी डाली है और इस पर भी एक फूल खिला हुआ है, तो उसी फूल का उसी फूल पर गया या उसी फूल के अन्य फूल पर भी गया तो सेल्फ कहलाएगा। लेकिन मान लिया यहाँ पर अब एक दूसरा पौधा है और इसकी एक शाखा है और यहाँ पर फूल खिला हुआ है, तो एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगा तो कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमने डेफिनेशन लिख दिया है। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट, सिमिलर प्लांट कहने का मतलब अभी बताता हूं, इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण को उसी के जैसे दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो उसे पर परागण या संकर परागण कहते हैं। ठीक है जी, डेफिनेशन समझ में आया सबको? तो सिंपल याद रखना, पौधा सेम है तो सेल्फ पॉलिनेशन, पौधा चेंज कर गया तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपसे इतना आसान सवाल तो पूछेगा नहीं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है ना? आपसे ये पूछेगा कि दोनों में बेटर कौन है, सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा है कि क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा है? विच वन विल बी बेटर? टेल मी, बताइए, बोलो कौन बेटर होगा? सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक पौधा है और यहाँ पर इसकी शाखा में एक फूल खिला हुआ है और यहाँ पर ये एक दूसरा पौधा है और यहाँ पर इसकी शाखा में एक फूल खिला हुआ है।
है ना। यहाँ पे मान लिया ये एंथर है, यहाँ पे क्या है, ये स्टिग्मा है, ऐसे है ना, स्टिग्मा है। तो यहाँ पे देखो एंथर है ये, और यहाँ पे ये क्या है, स्टिग्मा है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना, तो एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे गया, है ना, तो ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन उसी फूल का उसी फूल पर भी जा सकता है, ऐसे ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। उसी पौधे के अन्य फूल पर भी जा सकता है, चलो उसी पौधे पर एक और फूल खिला हुआ है, यहाँ पर ये स्टिग्मा है, ये मतलब एंथर है, और यहाँ पर आपका स्टिग्मा है, तो यहाँ पर भी तो आ सकता है ऐसे, ठीक है। तो बेटर कौन होगा, तो ऐसे सोच कर लगेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा अच्छा है, आसानी से पॉलिनेशन हो जा रहा है ना, उसी फूल का उसी फूल पर जा रहा है या उसी पौधे के अन्य फूल पर जा रहा है, तो बेटर कौन है, ऐसे सोच कर लगेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन बढ़िया है क्रॉस पॉलिनेशन से। लेकिन हम बायो पढ़ रहे हैं, सुविधा के हिसाब से नहीं सोचेंगे, हम किस हिसाब से सोच रहे हैं, जेनेटिकली सोचेंगे, अनुवांशिक रूप से सोचेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सर क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। पर परागण स्व परागण से उत्तम होता है। आप कहिएगा सर क्यों, क्यों उत्तम होता है, सेल्फ पॉलिनेशन तो इजीली हो जा रहा है ना, उसी फूल का उसी फूल पर परागकण आसानी से जा सकता है, जा सकता है ना। क्रॉस पॉलिनेशन में तो एक फूल, एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे पे जा रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, है ना। जैसे मान लिया कि इंसेक्ट कहाँ बैठा, एक फूल पर बैठा, उड़ा दूसरे फूल, दूसरे प्लांट के फूल पे चला गया। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन तो हवा के द्वारा भी हो सकता है, हवा चल रही है, उसी फूल का उसी फूल पे परागण गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो ज्यादा बेटर है। ऐसे नहीं सोचते, जेनेटिकली सोचते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, उसी फूल का उसी फूल पर जा रहा है, तो पौधा सेम है, फूल सेम है, तो डीएनए में ज्यादा चेंज नहीं आता, नई नई जातियों की उत्पत्ति की संभावनाएं, न्यू स्पीसीज की ओरिजिन की पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। उसी फूल का उसी फूल पे गया या उसी पौधे के दूसरे फूल पर भी गया, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं, स्वपरागण कह रहे हैं। फूल चेंज कर गया लेकिन पौधा सेम ही है, अभी भी डीएनए में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो नई नई जातियों की उत्पत्ति की संभावनाएं कम होती हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। इसीलिए बेटर कौन है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, पौधा चेंज हुआ, डीएनए में चेंज होगा, और डीएनए में चेंज होगा, नई नई जातियों की उत्पत्ति की संभावनाएं बढ़ेंगी, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन बेटर होगा। किससे, आप कहेंगे सर सेल्फ पॉलिनेशन से। अब देखो दूसरा प्लांट कहने का मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि आम का इमली पे चला जाएगा तो बढ़िया है, ये नहीं, सेम तरह का प्लांट होना चाहिए। आम का इमली पे जाता ही होगा परागकण, दूसरे पौधे का दूसरे पौधे पर जाता ही होगा, लेकिन अगर प्लांट की जाति अलग है ना, तो ये पॉलन ट्यूब नहीं बनता और परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। दूसरा प्लांट कहने का मतलब कि प्लांट की जो स्पीसीज है वो सेम होनी चाहिए, वैरायटी अलग है तो चलेगा। जैसे आम क्या है, आम जो है प्लांट की एक जाति है, उसकी बहुत सारी वैरायटीज है, लंगड़ा है, मालदा है, दशहरा है, अल्फांसो है, चौसा है। तो अगर लंगड़ा का लंगड़ा पे ही जा रहा है तो लंगड़ा होगा, लेकिन अगर लंगड़ा का परागकण मान लिया चौसा पे जा रहा है, तो हो सकता है कि इन दोनों से भी अच्छी वैरायटी मार्केट में आ जाए। तो क्रॉस पॉलिनेशन बेटर होता है सेल्फ पॉलिनेशन से, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में नई नई जातियों की उत्पत्ति की जो संभावनाएं हैं गैस, वो बढ़ रही है। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। और ये सिर्फ प्लांट में लागू नहीं होती है, ये बात एनिमल्स में भी उतनी ही सत्य है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे आपने देखा होगा कि दो अलग जातियों में अगर शादियां हो जाती हैं तो उनके बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। ये कहा जाता है बायो में हाइब्रिड वीगर, हाइब्रिड मतलब दो अलग जाति के बच्चे, और वीगर मतलब सुपीरियर क्वालिटी के, है ना। पर हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उन बातों की इजाजत नहीं होती है। आप कहेगा कि अच्छी वैरायटी मार्केट में आ गई, लोग कहेंगे नाक कटेगा, उसका क्या, है ना। तो लोगों को नाक की ज्यादा टेंशन है। तो अभी जो है इंडिया में लोग ज्यादा इन चीजों को खुलेआम नहीं लेते, तो आपको भी उसी दायरे में रहना चाहिए कि जहां पर जिस तरह की के हालात हैं, जहां पर जिस तरह के संस्कार हैं, उसके दायरे में रह के आपको चलना चाहिए। कुछ लोग इसको तोड़ देते हैं, मैं उसको गलत नहीं कहता, पर एक शायर कहते हैं कि राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, वस्ल मतलब मिलन। शायर कहते हैं कि राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। पर कुछ लोग इसको तोड़ देते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनके लिए भी एक शेर है कि किसी और दवा से कैसे इलाज मुमकिन था गालिब, किसी और दवा से कैसे इलाज मुमकिन था गालिब, इश्क का रोग था बाप के चप्पल से ही आराम आया। तो फिर चप्पल जो है आराम दे देता है कि हमने तुम्हें पढ़ने भेजा था कि आशिकी करने भेजा था। तो क्रॉस पॉलिनेशन बेटर होता है सेल्फ पॉलिनेशन से। जैसे देखो अभी जो मार्केट में आप सब्जियां देखते हैं, फल देखते हैं, है ना, वो जनरली ज्यादातर हाइब्रिड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जो टमाटर की वाइल्ड वेराइटी थी, मतलब जो देसी टमाटर था, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा ठीक नहीं थी, 2-4 दिनों में वो टमाटर पिलपिला हो जाता था।
तो आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि टमाटर की दो वैरायटी को मिलाकर एक अलग प्रकार की टमाटर विकसित की, जिसका नाम है फ्लेवर सावर। आप देखिएगा, लेकिन लंबा लंबा किस्म का टमाटर आता है मार्केट में, थोड़ा अलग होता है, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। बिना फ्रिज में रखे हुए भी आप देखिएगा एक आध हफ्ते तक वो सही रह जाता है। जर्सी गाय जो ज्यादा दूध देने वाली वैरायटी है, दो जातियों को हाइब्रिड करके बनाई गई है ना। जैसे मान लिया कि आपने किसी अंग्रेज से शादी कर ली, है ना, किसी अंग्रेज से शादी कर ली, तो आपका जो बच्चा होगा ना, वो देखकर समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिड है। दोनों तरफ का जीन, नीली आंखें, सुनहरे बाल और इंडियन जीन मिलकर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, है कि नहीं। आपके बच्चे को देखकर समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिड बच्चा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है, बेटर होता है क्या, एक नया प्रोडक्ट मार्केट, वैरायटी है, दो जातियों को हाइब्रिड करके बनाई गई है ना। जैसे मान लिया कि आपने किसी अंग्रेज से शादी कर ली, है ना, किसी अंग्रेज से शादी कर ली, तो आपका जो बच्चा होगा ना, वो देखकर समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिड है। दोनों तरफ का जीन, नीली आंखें, सुनहरे बाल और इंडियन जीन मिलकर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, है कि नहीं। आपके बच्चे को देखकर समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिड बच्चा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है, बेटर होता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन से। अब समझ में आया, इतना एग्जाम्पल दे दिया, अब तो समझ में आना चाहिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन बेटर देन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने मान लिया अंग्रेज से शादी कर ली, तो आपका जो बच्चा होगा ना, वो देखकर समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिड है, होगा कि नहीं। चलिए, तो क्रॉस पॉलिनेशन बेटर होता है किससे, सेल्फ पॉलिनेशन से। इस बात को याद रखिएगा। क्यों बेटर होता है, कि यहाँ पर न्यू स्पीसीज की ओरिजिन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ती हैं। न्यू स्पीसीज की ओरिजिन की पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ती हैं। अमित कहने के सर मेरा आंसर दीजिए, कहाँ है आपका क्वेश्चन ही नहीं तो आंसर कहाँ से दे, ठीक है ना। क्लियर, तो आप जो है उड़ा के रख दो। अब आते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं कि भाई मैंने कहा, जैसे मान लिया ये सिंपल सा घटिया सा क्वेश्चन मान लिया, सपोज दे, तो इस क्वेश्चन को आप जो है उड़ा के रख दोगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज, बताओ क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। जैसे व्हाइट रोज का आपने पिंक वाले से कराया तो अलग किस्म का रोज बनेगा ना। सर्वाइकल क्यों आता है, एक पोस्चर में बैठने से, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। नहीं देखो, बैच में जो मैं पढ़ाता हूँ सूरत, वो पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री और बायो। तो बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि जो है सर फिजिक्स आपसे कहाँ से पढ़ें, तो वो हमने अपने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है। फिजिक्स 3 बजे से वो लाइव क्लास चलती है मेरी, रोजाना 3 बजे से चलती है। उसका लेक्चर नंबर आज था शायद 14 था, जिसमें हमने लाइट स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन इसका उत्तर हो जाएगा, है ना, कि एक ऐसा पॉलिनेशन परागण जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, युगल से स्वपरागण। अब देखिए, मैंने कहा कि परागण कई तरह से हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, अन्य जंतुओं के द्वारा हो सकता है। तो अलग अलग एजेंट जब पॉलिनेशन करते हैं तो उनका नाम भी अलग अलग रखा गया है। उनको एक नजर हम देख लेते हैं, वहां से क्वेश्चन रहते हैं हमेशा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण करने वाले कारक। जैसे जल के द्वारा परागण, जल के द्वारा परागण क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिली, हिंदी में वही नाम रहेगा, हिंदी में कोई नाम नहीं है, पीली, हाइड्रा मीन्स वाटर। वायु के द्वारा परागण क्या कहलाएगा, देखो एनिमोस जहां पे भी आ जाए वर्ड, एनिमोस का मतलब क्या होगा, एयर। जैसे अनीमोमीटर सुना है फिजिक्स में, अनीमोमीटर हवा की स्पीड को मापने वाला यंत्र। तो अनीमोफिली मतलब क्या होगा, वायु के द्वारा परागण। वायु के द्वारा परागण क्या कहलाएगा, एनीमोफिली, एनीमोफिली। अब यहां से देखो, बाई वन गेट वन फ्री है, कैसे फ्री है बता रहा हूं। कीटों के द्वारा परागण क्या कहलाएगा, इंटोमोफिली। क्या कहलाएगा गैस, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। हिंदी में कोई नाम नहीं है, बस ऐसे लिख देते हैं जबरदस्ती, बच्चों को लगे हाँ हिंदी हो गया। अब देखो यहाँ से बाई वन गेट वन फ्री है, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। ये फिली हटाकर क्या लगा दो, लॉजी लगा दो। फिली हटाकर क्या लगा दो, लॉजी। क्या लगा दो, पीली की जगह क्या लगा दो, लॉजी। तो क्या हो जाएगा इसका अध्ययन। जैसे इंटोमोफिली, पक्षियों के द्वारा परागण, इंटोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। उस सॉरी, कीटों के द्वारा परागण, इंटोमोलॉजी मतलब क्या होगा, कीटों का अध्ययन। इंटोमोफिली मतलब क्या हो जाएगा, कीटों के द्वारा परागण। उसी तरह से पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली। पक्षियों के द्वारा परागण क्या कहलाएगा, ऑर्निथोफिली। ये फिली हटाकर लॉजी लगा दो, अध्ययन हो जाएगा इसका। ऑर्निथोफिली मतलब पक्षियों के द्वारा परागण, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑर्निथोफिली।
उसी तरह से सांपों के द्वारा परागण, सांपों के द्वारा परागण कहलाएगा ओफियोफिली। क्या कहलाएगा? ओफियोफिली। ओफियोलॉजी मतलब बताओ, सांपों का अध्ययन। उसी प्रकार चींटी के द्वारा परागण, चींटी के द्वारा परागण क्या कहलाएगा? मरमैकोफिली। मरमैकोफिली। तो मरमैकोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? चींटियों का अध्ययन। ये दोनों ही पूछा गया है, मरमैकोफिली भी पूछा गया है, मरमैकोलॉजी भी पूछा गया कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। उसी तरह से चमगादड़ों का अध्ययन, चमगादड़ों के द्वारा परागण क्या कहलाएगा? कायरेप्टेरोफिली। कायरेप्टेरोफिली। कैरेप्टेरोलॉजी मतलब चमगादड़ों का अध्ययन। घोंघा सुना है? स्नेल। बरसात के दिनों में देखिएगा खेतों में एक शंख जैसा जंतु तैरता मिलेगा आपको पानी में, उसको स्नेल कहते हैं, घोंघा कहते हैं। तो घोंघा के द्वारा परागण कहलाएगा मैलेकोफिली। मैलेकोफिली। मैलेकोलॉजी भी पूछा गया, मैलेकोलॉजी, फिली हटाकर लॉजी लगा दो, अध्ययन बन जाएगा उसका। उसके बाद जंतुओं के द्वारा परागण, ब्रॉड सेंस में जंतु, जैसे ये सब जंतु हैं, तो कॉमन पूछ ले कि जंतुओं के द्वारा परागण क्या कहलाएगा, तो आप कहिएगा सर जूफिली। जूफिली। जूलॉजी क्या हो जाएगा? जंतुओं का अध्ययन। जू फिली हटाकर क्या लगा दो? लॉजी लगा दो, तो जूलॉजी क्या हो जाता है? जंतुओं का अध्ययन। इनमें जो सबसे ज्यादा पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम्स में, वो है हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, चींटी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा और स्नेल के द्वारा। ये 5 बार बार रिपीट हुए हैं, तो यहाँ से फिली और लॉजी दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताएं मुझे कि मैक्सिमम पॉलिनेशन जो है वो किसके द्वारा होता है? मैक्सिमम पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? ये मान लिया हमने 4 ऑप्शन दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैक्सिमम पॉलिनेशन अर्थात सर्वाधिक परागण जो है, मैक्सिमम पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? फटाफट बताइएगा। अब जैसे बारिश हुई ना, बारिश हुई, अब पानी से एक जगह से दूसरी जगह पानी में पॉलन ग्रेन बह रहा है और दूसरे प्लांट पे चला गया, रुका जाकर। कोई भी जंतु है, वो प्लांट से होकर गुजर रहा है, उसकी बॉडी से ढेर सारा पॉलन ग्रेन चिपक गया, दूसरे फूल पे ट्रांसफर हो गया, है ना? तो मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होगा वो होगा आपका एयर के द्वारा, क्योंकि हवाएं तो चलती रहती है ना। अगर एयर ऑप्शन में नहीं होता तो क्या हो जाता? इंसेक्ट हो जाता। अगर ऑप्शन में एयर नहीं होगा तो फिर इंसेक्ट हो जाएगा। जैसे शिवानी कुमारी ने लिखा है बाई इंसेक्ट, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में एयर दिया गया, जैसे मैंने 4 ऑप्शन दिया ना, 1 2 3 4, अब यहाँ पर ऑप्शन में एयर है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? एयर को, क्योंकि हवाएं तो चलती रहती हैं और वो पॉलन ग्रेन एक जगह उड़ता है, और क्योंकि पॉलन ग्रेन बहुत लाइट होते हैं, है ना, और बहुत छोटे होते हैं, है ना, वो आपको दिखेंगे भी नहीं, कितने पॉलन ग्रेन बहुत मतलब लाइट होते हैं और बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, है ना, कि नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते। तो मैक्सिमम पॉलिनेशन एयर के थ्रू होगा, एयर अगर ऑप्शन में नहीं है तो इंसेक्ट के थ्रू होगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें याद रख लेना। तो देखो, अगर पॉलिनेशन कीटों के द्वारा हो रहा है, जंतुओं के द्वारा हो रहा है, तो उसको हम बायोटिक बोलेंगे, मतलब जैविक बोलेंगे। और जैसे वाटर के द्वारा हो रहा है, एयर के द्वारा हो रहा है, तो इसको एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं, अजैविक कारक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए गाइस, फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा? पॉलिनेशन हो गया, क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। जैसे आपने देखा, पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? पॉलिनेशन का मतलब आपका हुआ गाइस कि ये जो आपका पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे पहुंच चुका है। ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच चुका है, और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर किसी तरह से भी पहुंच चुका है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका क्या था? ओव्यूल था। क्या था बताइए? तो आपने कहा सर ओव्यूल था, याद है? और इस ओव्यूल के अंदर जो था वो आपका फीमेल गैमिट था। क्या था? बोलिए। फीमेल गैमिट था, मादा युग्मक था। ठीक है, अब देखिए, जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा तो मैंने कहा था इस पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा, नलिका जैसी संरचना बनेगी, और ये नलिका जैसी संरचना धीरे धीरे ओव्यूल की तरफ बढ़ेगी, और इसमें जो मेल गैमीट मौजूद है ये भी ओव्यूल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पर फीमेल गैमीट है और मेल गैमीट इधर से आया, दोनों मिल गए, तो मेल और फीमेल गैमीट का मिलना क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो आपका ओवरी है, ये जो ओवरी है, अंडाशय है, वो किस में बदल जाना है? रूट में बदल जाना है। किस में बदल जाना है? रूट में बदल जाना है। और जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाना है, बीज में बदल जाएगा, और ये बीज जर्मिनेट करके, अंकुरित होकर के क्या बना लेगा? नया पौधा बना लेगा। तो निषेचन तो आप पढ़ चुके हैं कहाँ पर? एनिमल रिप्रोडक्शन में। तो निषेचन का मतलब ही क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज करना। जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल गैमेट को स्पर्म का नाम दिया गया है, यहाँ पे हम सिर्फ मेल गैमेट बोल रहे हैं, कोई नाम नहीं दे रहे हैं। फीमेल गैमेट को यहाँ पे भी एग कहेंगे, है ना? ह्यूमन बीइंग में भी फीमेल गैमेट को एग ही कह रहे थे, तो यहाँ पे भी एग कहेंगे, है ना? तो अब देख लेते हैं जरा, यहाँ पे हमने देखो लिखा है फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होना है? फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो लिख दिया है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नर एवं मादा युग्मकों का मिलना क्या कहला रहा है? निषेचन कहला रहा है। नर एवं मादा युग्मकों का मिलना
क्या कहला रहा है? निषेचन कहला रहा है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही सुपर डुपर हिट है। आपने देखा होगा कि चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, यूपी पीसीएस के एग्जाम हो या इवन पीसीएस के एग्जाम हो, आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है अभी बताया था मैंने, किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सीड जो है जर्मिनेट करके अंकुरित होकर के क्या बना लेता है? नया पौधा बना लेता है। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लफ्जों में लिख दिया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू ओव्यूल फ्रूट एंड ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बैंक निकाल के देखिएगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे ये सवाल ना पूछा गया हो। इवन ये नीट के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, और सीडीएस में तो अभी 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया। तो निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? बीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अनार, अनार का जो फल है उसका शेप कुछ ऐसा होता है। तो निषेचन के बाद ये जो स्टिग्मा और स्टाइल है ये डैमेज हो जाता है, इसका कोई रोल नहीं रहा अब। पहले इसका रोल क्या था? इसी स्टिग्मा और स्टाइल से होकर ये पॉलन ट्यूब ऐसे गुजर रहा है। निषेचन के बाद ये स्टिग्मा और स्टाइल डैमेज हो गया, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। जैसे आप अनार देखोगे ना, तो अनार के फल में आपको ये स्टिग्मा और स्टाइल ऐसे दिखेगा, देखो स्टिग्मा स्टाइल दिखता है ना, ये ओवरी का शेप ऐसा होता है। तो ये ओवरी फल में कन्वर्ट हो गया, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में कन्वर्ट हो गया। अगर एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, जैसे कि आम। एक से ज्यादा ओव्यूल है तो एक से ज्यादा सीड बनेगा, जैसे कि अनार। जैसे आप देखिए कि ये जो मटर का फल है तो उसका शेप ऐसा होता है, और उसमें देखो ये इस तरह से बीज लगे होते हैं। ये ओव्यूल है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? बीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू ओव्यूल, सॉरी ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल गया? फल में। और बीजांड किस में बदल गया? बीज। अब ये बीज जो है वो जर्मिनेट करके नया पौधा बनाएगा। कैसे बनाएगा अभी हम लोग देखना चाहते हैं इस बात को, ठीक है जी। तो जिस तरह से लोगों को नहीं पता है कि फूल एक्चुअली में क्या है, फूल हमने पढ़ा है कि पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, पौधे का प्रजनन अंग है। उसी तरह से बीज क्या है ये लोगों को पता नहीं होता। बीज क्या है? बीज के अंदर शिशु पौधा है जो सो रहा है, बेबी प्लांट है जो सो रहा है ना। और फिर आप उसे जगाते हैं, मतलब उसमें पानी डालेंगे तो वो जागेगा, जर्मिनेट करके नया पौधा बनाएगा। तो क्या हुआ देखो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बन गया? जायगोट बन गया। और जायगोट विभाजित होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, भ्रूण। और ये भ्रूणा अवस्था में, भ्रूण की अवस्था में कहाँ मौजूद है? ये भ्रूण सीड के अंदर मौजूद है ना। तो बीज में क्या होता है? शिशु पौधा होता है। बीज क्या होता है एक्चुअली? बीज में शिशु पौधा होता है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा हम लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीड। तो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बना है बीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कहे कि सर बीज क्या है, तो बीज में शिशु पौधा होता है, बेबी प्लांट होता है। और ये बेबी प्लांट क्या होता है? सो रहा होता है। और इस सोने को बॉटनी में कहते हैं गाइस डोरमेंसी, सुप्ता अवस्था। क्या कहते हैं? डोरमेंसी। शिशु पौधा सो रहा है। अभी मैंने आपको क्या बतलाया कि ये देखिए, ये स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आएगा तो पॉलन ग्रेन के अंदर नर युग्मक है, और ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर मादा युग्मक है, ठीक है, मादा युग्मक है। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिले, क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। ये देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बनेगा? जायगोट। और जायगोट डिवाइड होकर यहाँ पे क्या बना लिया? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो कहाँ है? सीड के अंदर। ये ओव्यूल ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में कन्वर्ट हो गया ना। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड के अंदर। और ये मेल और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनाया? जायगोट। और जायगोट से क्या बन गया? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब शिशु पौधा। तो ये जो शिशु पौधा है वो सो रहा है, कब? कहाँ? बीज के अंदर सो रहा है। तो सीड कंटेन्स क्या? बेबी प्लांट। अब कोई सोता है तो उसे हम जगाते कैसे हैं? गहरी नींद में सो रहा है तो उस पर पानी डालते हैं। जैसे कोई हिलाने डुलाने से भी ना जाग रहा हो तो उस पर हम पानी डाल देते हैं ना, तो वो जाग पड़ेगा। तो सीड पर भी जब हम पानी डालते हैं तो उसकी डोरमेंसी ब्रेक होगी, सुप्तावस्था से वो जागेगा और जर्मिनेट करेगा, और फिर नया पौधा बना लेगा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं बीज का अंकुरण, है ना, जर्मिनेशन ऑफ सीड, के सीड कैसे जर्मिनेट करेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का अंकुरण। जैसे मान लिया कि एक चना का बीज है, ये चना का बीज है। तो चना का जब सीड कोट हटाएंगे, जिसको आम बोलचाल में हम छिलका कहते हैं, तो सीड कोट जब हटाएंगे तो आपको इस तरह से 2 दाल आपको दिखेंगे, है ना। इन दालों को किताबी भाषा में कहते हैं कॉटिलीडन। इनको क्या कहते हैं? कॉटिलीडन कहते हैं। बीज पत्र, या हम आम बोलचाल में इसी को दाल कहते हैं, बोलते हैं ना 2 दाल है इसमें। और ये दोनों कॉटिलीडन जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ पे है आपका बेबी प्लांट, छोटी सी जगह में। ये क्या है? बेबी प्लांट है। किस रूप में? भ्रूण के रूप में। शिशु पौधा, ध्यान से सुनना है, शिशु पौधा। अब इस पे आप पानी डालो। अब इस पे आप अगर पानी डालते हो तो ये शिशु पौधा क्या होगा? जर्मिनेट करेगा, नींद से जागेगा और ग्रो करना चालू कर देगा। तो ये देखिए आप, ये शिशु पौधा जो है वो अब नींद से जाग गया है। अब जब नींद से जागेगा तो ऊपर की तरफ जो तना जैसी संरचना बनेगी, और नीचे जो है वो जड़ जैसी संरचना बनेगी। तो ऊपर जो तना जैसी संरचना बन रही है इसको हम लोग कहते हैं प्लूमूल, रांकुर। क्या कह रहे हैं? रांकुर, प्लूमूल, जो आगे चलकर स्टेम बनाएगा।
तना में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे जो जड़ जैसी संरचना बनी है इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल, मूलांकुर। क्या कहते हैं गैस? मूलांकुर, जो आगे चल करके रूट बना लेगा। तो दो सवाल यहाँ से भी मिलेंगे, मूल यानी जड़ बना लेगा। तो दो सवाल यहाँ से भी बन गए कि तना किससे विकसित होता है और जड़ किससे विकसित होता है। तो तना जो है वो प्रांकुर यानी प्लूमूल से, और जड़ जो होता है वो रेडिकल से विकसित होता है। तो आपको याद रखना है, फल किससे विकसित होता है? अंडाशय से। बीज किससे विकसित होता है? बीजांड से। तना किससे विकसित होता है? प्लूमूल से। जड़ किससे विकसित होता है? किससे विकसित होता है? तो आपका रेडिकल से। अब ये जो इस तरह से बन गया ना, सीड से ये ऊपर की तरफ प्लूमूल बना, नीचे रेडिकल बना, इसको सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडलिंग, नवोद्भिद पौधा। क्या बोलेंगे? नवोद्भिद पादप। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है गाइस, कि देखो आपने क्या किया कि सीड